गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जाना था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर के द्वारा किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो लेट अस सी। यहाँ पे हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है। वी आर गोइंग टू हैव करंट कैरिंग वायर दैट कैरिंग करंट प्लस प्लस इन दिस मैनर। एक करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। नाउ जो करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ हमने जो सरफेस लिया वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया। सिलेंड्रिकल सरफेस में हमारे पास में तीन एरिया आ रहे हैं। एरिया 1, एरिया 2 एंड जो हमारे पास एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर वी आर गोइंग टू हैव is in this direction, in this direction. Or for this case area vector is in this direction, is in this direction. एरिया वेक्टर की जो वैल्यू है इनके लिए क्योंकि नॉर्मल टू सरफेस होती है। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गोइंग टू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू लाइक दिस और लाइक दिस। तो हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम एंगल देखेंगे फॉर सरफेस नंबर 1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एरिया वेक्टर एन यूनिट वेक्टर है, इन दोनों के बीच में थीटा जो है 90 डिग्री का है। सरफेस नंबर 2 के लिए ये एन यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इनके बीच में थीटा जो है वो 90 डिग्री का है। और वहीं हम यहाँ देख रहे हैं एन यूनिट वेक्टर पर सरफेस नंबर, ये सरफेस नंबर हमारी 3 है, एन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। तो थीटा इसके लिए कंडीशन में 0 के बराबर हमारा आ रहा है। तो ये सारी बातें समझनी जरूरी होती हैं। पहले एंगल को डिफाइन करना जरूरी होता है। सरफेस 1 के लिए थीटा 90 के बराबर है, सरफेस 2 के लिए थीटा 90 के बराबर है, दोनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। और यहाँ पर सरफेस नंबर 3 के लिए दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा बराबर 0 है। तो हमने बताया सरफेस नंबर 1 के लिए थीटा 90, सरफेस 2 के लिए भी 90 और सरफेस 3 के लिए 0। सो हमारे पास 3 फ्लक्स निकल, तो क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट अस अज्यूम a cylinder as a Gaussian surface। एक सिलेंडर को हम गॉसियन सरफेस की तरह मानते हैं। और in which electric field is uniformly distributed, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है। तो टोटल फ्लक्स सब निकालेंगे। वी आर गोइंग टू फाइंड टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कितना होगा, फर्स्ट हम थोड़ा सा और वर्डिंग बढ़ा सकते हैं लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। सेकंड टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स है हमारा फाई, जो है फाई 1 सरफेस एरिया 1 के लिए, फाई 2 सरफेस एरिया 3 के लिए, प्लस फाई 3 सरफेस एरिया 3 के लिए। नाउ फाई 1 के लिए हम देख रहे हैं फाई 1 ई क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा 1 प्लस ई डी एस कॉस थीटा 2 प्लस क्लोज इंटीग्रल
EDS cos 0, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। थीटा 1 जो है 90 है, थीटा 2 भी 90 है, और थीटा 3 हमारा 0 के बराबर है। तो थीटा की वैल्यू पुट करने पर फ्लक्स की वैल्यू हमें मिलती है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस cos 90 प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी एस cos 90 प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी एस cos 0, ये वैल्यू मिलती है। cos 90 होने की वजह से ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, सारी वैल्यू 0 होगी, तो फ्लक्स की टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस के बराबर हमारे पास वैल्यू आती है। नाउ ई को बाहर निकालते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाती है ई क्लोज इंटीग्रल डी एस, और डी एस ये 2 पाई आर एल के बराबर होता है। डेट वैल्यू बिकम इक्वल्स टू 5 ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल के बराबर हमारे पास वैल्यू आती है, क्योंकि सरफेस एरिया कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एल के बराबर होता है लेंथ। सो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आती है, दैट इज एल इज द लेंथ ऑफ द वायर। नाउ थर्ड कंडीशन में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हमारा होता है Q के बराबर, और जब लेंथ वाइज हम चार्ज देखते हैं तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होती है वो हमें मिलता है लैम्डा बाई एल। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज की वैल्यू हमें ये मिलती है फॉर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के लिए, Q इक्वल टू लैम्डा बाई एल के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। नाउ फाइनली अप्लाइंग गॉस लॉ, फोर्थ स्टेप में अप्लाइंग गॉस लॉ, हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू एप्सिलॉन, ये हमारे पास वैल्यू आती है गॉस लॉ की। क्या वैल्यू निकलती है, तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास ई डी एस की वैल्यू जो मिली थी वो मिली है, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस की जो मिली है वो मिली है ई इंटू 2 पाई आर एल, और यहाँ पे क्यू की जो वैल्यू मिली है वो मिली है लैम्डा एल ऑन एप्सिलॉन। हम ये देख पा रहे हैं एल से एल कैंसिल हो गया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर इक्वल टू लैम्डा एप्सिलॉन। इससे इधर ले गए लैम्डा एप्सिलॉन को, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचती है, ई इक्वल्स टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन आर के बराबर वैल्यू निकल के आती है। इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ स्पेरिकल, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के द्वारा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल चार्ज सेल। जो स्पेरिकल चार्ज सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल चार्ज सेल, स्पेरिकल चार्ज सेल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इसे हम देखेंगे। तो हमारे पास ये एक सरफेस है, वी आर गोइंग टू हैव दैट सेल, ये हमारे पास एक सेल है,
इसके पास ये सेंटर है, यहाँ चार्ज रखा है, ये इसका रेडियस आर है और ये इंटरनल रेडियस का हमने आर लिया। नाउ वी हैव व्हाट, यहाँ से हमने जो इसके बीच में एन वेक्टर एरिया वेक्टर है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बाद हमने जो सब पहले कर रखा है इसे थोड़ा सा इसे हम थोड़ा सा नहीं करेंगे। हम सरफेस के बारे में कैसे लिखना है, हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फ्लक्स वर्डिंग आप लिख लेना, लेट अस अज्यूम वगैरह। टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो होता है वो हमारा बराबर होगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये सेल टाइप का स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर जो इसका एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। सो ई को बाहर निकाल के क्लोज इंटीग्रल डी एस लिखा हमने। नाउ ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हमारी वैल्यू निकल के आती है। नाउ टोटल चार्ज हमारा Q के बराबर है। गॉस लॉ लगाने पर अप्लाइंग गॉस लॉ, जब हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाती है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास बन गई ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर की बराबर। पर इतनी वैल्यू हमारी बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी हमारी बन के आ गई। इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे जो हमारे वैल्यू निकल के आई, अगर हम सरफेस की बात करें, एट द पॉइंट ऑफ सरफेस, अगर हमारी आर जो है आर के बराबर हो जाए, जो इंटरनल आर है वो आर सरफेस की कंडीशन में जो एक्सटर्नल आर है वो इस आर के बराबर हो जाए, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल आर का होल स्क्वायर के बराबर वैल्यू बन जाती है। नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी की कंडीशन में, इन द केस सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा जो होती है बराबर होती है Q अपॉन एरिया, और एरिया हमें पता है ये है 4 पाई आर स्क्वायर। Q 4 पाई आर स्क्वायर क्या एरिया होता है, तो Q की वैल्यू जो हो गई, वैल्यू ऑफ Q जो हो गई हमारी, उधर लेके गए तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा के बराबर हमारी वैल्यू निकल के आती है। ये हमारी चार्ज की वैल्यू है। जब इसको हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा आर स्क्वायर के बराबर वैल्यू निकल के आती है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर वैल्यू हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हमारे पास निकल के आती है फॉर स्फेरिकल चार्ज सेल की कंडीशन में। तो हमने इस तरीके से स्फेरिकल चार्ज सेल की कंडीशन में इतनी वैल्यू निकाली। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज स्फीयर, स्फीयर की कंडीशन में देखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन फर्स्ट नोट डाउन। हाँ, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
स्पेरिकल चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल चार्ज स्फीयर। तो इसके लिए हम एक स्फीयर बनाते हैं, वी आर गोइंग टू हैव अ स्फीयर लाइक दैट। एक स्फीयर है, इसके सेंटर में एक चार्ज रखा है, देयर इज अ चार्ज गोइंग टू प्रेजेंट इन दिस सेंटर, एंड यहाँ पर जो रेडियस है, इसका जो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक है वो r है। एरिया वेक्टर यहाँ पर हम मान चलते हैं n, और इलेक्ट्रिक फील्ड E यूनिट वेक्टर के बराबर है। तो हमने स्फेरिकल चार्ज बॉडी के अंदर इस तरीके से सब चीज को डिफाइन किया। ये स्फीयर इसके अंदर कंसिडर करता है, अगर हम इसे r बोल लेते हैं, इसे स्मॉल r बोलते हैं, लेकिन हम सारी वैल्यू को उसी तरीके से मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले टोटल फ्लक्स निकालते हैं। टोटल फ्लक्स कितना हुआ? टोटल फ्लक्स जो होता है क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, ये होता है बराबर E क्लोज इंटीग्रल ds, और ये 4 पाई r स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर के बराबर हमारे पास टोटल फ्लक्स निकल के आती है। टोटल फ्लक्स हमारे पास इतनी वैल्यू निकल के आती है। नाउ टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है वो हमारे पास रहता है Q इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। रो जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ये हमारे पास टोटल चार्ज करके आता है। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन गॉस लॉ, फाइनल अप्लाइंग गॉस लॉ अप्लाई करने पर वी हैव क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds Q एप्सिलॉन नॉट। क्लोज इंटीग्रल E ds की जो वैल्यू हमें निकलती है वो होती है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो रहती है Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू r रो और 3/एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू PR3/एप्सिलॉन नॉट के बराबर वैल्यू निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू PR3/एप्सिलॉन के बराबर वैल्यू निकलती है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस से, और स्फेरिकल चार्ज बॉडी। स्फेरिकल चार्ज बॉडी की कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनसाइड इट। इनसाइड की बात कर रहे हैं, आउटसाइड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही रहेगा ऑन द सरफेस। तो ये सारी चीजें आज हमने सीखी। आज हमने जाना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, साथ जिसकी वैल्यू हमारे पास निकली E इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन r के बराबर। स्फेरिकल सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकली E इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन के निकली, और स्फेरिकल जो स्फीयर की वैल्यू निकली वो निकली E इक्वल टू PR3 एप्सिलॉन के बराबर। नोट डाउन।